डॉक्टर पर लिस्ट में जाऊँगा, ओपन करूँगा इस पर केस शीट, ठीक है। रिसेप्शन में जाऊँगा, यहाँ दिखाई देगा नेटवर्क स्टेशन में, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सब स्टोर में अवेलेबल है। करोगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि पैराफिन है कम करीब, ठीक है। पैराफिन या पैरासीटामोल क्वान्टिटी कितनी है सबको। अब जब मैं इसको दिन में ऐड देता हूँ मेडिसिन, तो क्या होता था कि मुझे नहीं पता होता था कि हम पर रिक्वेस्ट से अपना सिस्टम म्यूट रखिए, अदरवाइज यू कैन लेफ्ट नाउ। प्लीज आपसे हम पर रिक्वेस्ट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, वरना अदरवाइज सिस्टम म्यूट रखिए, वरना अदरवाइज यू कैन लेफ्ट नाउ द ट्रेनिंग। और पार्टिसिपेंट ने जिनको ट्रेनिंग नोट इशू, यू कैन लेफ्ट नाउ। थैंक यू। ठीक है, तो नाउ अब रिसेप्शन में चलते हैं। अब उसका बेनिफिट क्या है। जैसे मेडिकेशन में जाता हूँ, मैं आइटम का नेम सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या क्या ड्रग्स का नेम सर्च किया, पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल जैसे सर्च करूँगा तो मुझे पैरासीटामोल में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है पैरासीटामोल की इशू हो जाएगी मेरे किट में, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, जैसे इसमें लिखा कि 89,911 है मेरे पास, कितनी मेरे पास पड़ी हुई, यानी कि 8,91,911 मेरे पास पैरासीटामोल सिरप है 150 mg की। तो पहले क्या था कि आपके पास जीरो कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है आपके फार्मेसी डिपार्टमेंट में, वो आपको नहीं पता चलता था। तो जैसे अगर फार्मेसी डिपार्टमेंट या आपका स्टोर का डिपार्टमेंट कोई पर्सन बैठा होगा, उसको पता होता है कि सब्स्टिट्यूट आइटम का मतलब क्या है, कि भाई मैंने अगर पैरासीटामोल किसी आईपी को दी है, प्रिस्क्राइब करी है, बाय डिफॉल्ट आपके फार्मेसी डिपार्टमेंट में वो अवेलेबल नहीं, तो आप क्या करते हैं, उसकी सब्स्टिट्यूट आइटम दे देते हैं अब अगर अवेलेबल है। अदरवाइज फिर दोबारा डॉक्टर का पास जाता था, नया प्रिस्क्रिप्शन ऐड कराता था XYZ, तो इससे टाइम ऑफ ज़्यादा लगता था उसमें। अब हमने क्या किया, टाइम को बचाने के लिए डिफाइन स्टोर फार्मेसी कर दिया है, ठीक है। मैंने सब स्टोर डाला था। डिफाइन स्टोर फार्मेसी का मतलब क्या है कि जितनी क्वांटिटी अवेलेबल होगी सब स्टोर में, मुझे उसके ब्रैकेट में शो करेगी, जो मैंने अभी आपको दिखाया था स्क्रीन, गॉट इट, ठीक है। स्टोर, अब चलते ये तीन आइटम शो करते हैं, तीन आपको ओल्ड नेम बोल दीजिए, आइटम शो कर, स्पेशलाइजेशन, कंसल्टेंसी, इंटरव्यू पार्ट। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट आपकी न्यू रिक्वेस्ट आती है ऊपरी डिपार्टमेंट में, वो आपके स्पेशलाइजेशन में शो करेगी। जो आपकी फॉलोअप होगी या किसी ने फॉलोअप होगी, यानी कि फॉलोअप का मतलब होता है जिसका केस शीट आपने एक बार प्रिपेयर कर दी दोबारा, तो वो आपकी लिस्ट में शो करेगी यहाँ पे, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंट रेफर की बात करते हो, किसी और डॉक्टर ने रेफर किया है, किसी हॉस्पिटल से रेफर होकर आया, वो आपको इंटर डिपार्टमेंट में शो करेगा, राइट। नाउ वी ओपन द केस शीट। आप केस शीट ओपन है तो आपने देखा ब्लैंक है, क्यों, क्योंकि मैंने न्यू विजिट सेलेक्ट की थी। अब इसमें तीन पार्ट डिवाइड होते हैं हमारे केस शीट में। पहला सिलेक्ट टेम्पलेट, जो अकॉर्डिंग टू चीफ कंप्लेन ये करेंगे, उसकी डेटा, यानी कि जो भी हम इंसर्ट करेंगे डेटा, चीफ कंप्लेन का क्या है, एग्जामिनेशन का क्या है, डायग्नोसिस का है, एडवर्स प्रिस्क्रिप्शन का है, क्विक लिंक्स का XYZ, वो कहाँ शो करेगा, हमारे ओपीडी केस शीट के रिजल्ट एंट्री में। सेकंड स्टेप। थर्ड है CDR, लास्ट विजिट डेट या फॉलोअप डेट। फॉलोअप डेट या CDR लास्ट विजिट डेट का मतलब कि इसका प्रीवियस का डेटा चेक करेंगे, जो हम CDR होता है एक टाइप के, कि भाई फॉर एग्जांपल ये पेशेंट जो है लास्ट मंथ में आया था आपके हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में मेडिसिन लेने, और ड्यू टू द सम रीजन आपने क्या क्या मेडिसिन दी, क्या पेशेंट दी थी, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट इट। तो नाउ वी कम टू द पॉइंट कि सिलेक्ट टेम्पलेट क्या होती है। सिलेक्ट टेम्पलेट होती है दैट इज द पॉइंट ऑफ कि आप क्या क्या एंट्री करोगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है चीफ कंप्लेंट हिस्ट्री में चीफ कंप्लेंट आना। तो वैसे तो हम लोग क्या एज अ ट्रेनिंग पर्पज पे हम टेस्टिंग चीजें डालते हैं, टेस्टिंग एंट्री करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, करेक्ट डेटा एंट्री करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए मैंने फीवर का डाला, ये फीवर था, इसको कोई एग्जाम्पल वायरल फीवर था, वायरल फीवर था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन रिमार्क्स क्या था, मैंने टेस्ट डाल दिया, देन ऐड डायग्नोसिस, देन सेव इन क्लोज। सेव इन क्लोज जैसे ही करूंगा तो यू कैन सी कि हाँ, मेरा चिप कंप्लेन हिस्ट्री मेरा ऑटोमेटिकली कहाँ पे शो हो गया, डेटा एंट्री, किसकी, पेशेंट के शीट, ओपीडी पेशेंट के शीट के एंट्री में शो हो गया, बट रिजल्ट शो हो गया। हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, मैंने उसको अकॉर्डिंगली डाल दिया, जो भी डालूंगा मैं XYZ के नोट इशू XYZ। आप लोग तो करेक्ट डेटा डालते हो, करेक्ट एंट्री होती है, क्योंकि डेटा आई पेशेंट आपके पास लाइव होता है। पास्ट हिस्ट्री क्या है, एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी है, टेस्ट में रिमार्क डाल दिया, ठीक है। उसके पर्सन स्मोकिंग करता है, स्टेटस क्या है, नो स्मोकर है,
मार्क्स एंटर कर दिया, एक्स वाई जो भी एंट्री करेगा, देन सेव इन क्लोज करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा पास हिस्ट्री शो हो जाएगी कि मेरा भी एंट्री है। विद द डेट एंड टाइम भी होगा कि भाई कौन से डेट थे, कौन से टाइमिंग तक किस डॉक्टर ने इसकी केस शीट प्रिपेयर करी, वो भी शो हो जाएगा यूजर्स डॉक्टर। यार एग्जामिनेशन एंटर की, तो जनरल एग्जामिनेशन क्या है उसका, जनरल एग्जामिनेशन के पार्लर है क्या है, सब एक चीज एंटर करेगा, अदरवाइज एंटर करोगे टेस्ट लोकेशन, सेव एंड क्लोज। अब जैसे सेव एंड क्लोज करें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे केस शीट में शो हो जाएगी। यार ठीक है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन क्या हुआ है, एंटर कीजिए अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई से जो भी डालना डाल देते, सेव एंड क्लोज। ठीक है, लोकल स्पेशल एक्सप्लेनेशन क्या है, वो एंटर करेंगे नॉर्मल, एंटर में नॉर्मल डाल देते, ठीक है, आदर्श में भी नॉर्मल डाल देते या टेस्ट डाल देते हैं, सेव एंड क्लोज। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी नाउ कि आपका डेटा जो है ऊपरी केस शीट में ऐड हो जाएगा। कैन एनीवन कंफर्म मेरी वॉइस और स्क्रीन ऑडिबल है नॉट, प्लीज कोई कंफर्म करेगा। एनीबॉडी प्लीज कंफर्म मी मेरी वॉइस और स्क्रीन ऑडिबल है नॉट। सर अभी ऑडिबल है। ऑडिबल है ना, हाँ ठीक है। किसी को कोई वॉइस का इशू है तो प्लीज एक बार दोबारा रिज्वाइन कर लीजिए, मे भी हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू है, क्योंकि अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही तो ऑल आउट द कंप्लेंट कर देते, तो प्लीज। ओके, सो चीफ कंप्लेंट लोकल स्पेशल एग्जामिनेशन की बात कर रहा था, तो नाउ वी कैन डन द लोकल एग्जाम। अब कह रहा है कि ठीक है डायग्नोसिस ऐड कीजिए, डायग्नोसिस वैसे तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज प्रिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हो। डायग्नोसिस भाई किस टाइप का डायग्नोसिस, हाई फीवर है तो हाई फीवर एंटर करेंगे, रिमार्क्स में एंटर करेंगे, इसका जो डायग्नोसिस किस टाइप का था, प्रोविजनल है, डिफरेंशियल है, फाइनल है, फाइनल कर लेते हैं, ऐड बटन। यहाँ पे एफ यू फ्रिक्वेंटली यूज पैक भी कर सकते हो। ऐसी ओकोपेसी डिसीज है तो ओकोपेसी डिसीज में अब फॉर एग्जांपल इसका जो है हमारा वो ऐड करते हैं, ओकोपेसी डिसीज रिमार्क्स क्या है वो एंटर करते हैं, उसका जो डायग्नोसिस डिसीज है किस टाइप का, प्रोविजनल है, डिफरेंशियल, फाइनल है, देन ऐड बटन, देन सेव इन क्लोज। सेव इन क्लोज रिकॉर्डेड द रिकॉर्ड से सक्सेसफुली। अब जैसे ही आप इसको करोगे ऑटोमेटिकली ये हमारा केसेट कहाँ हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये था ना, मैंने अभी डायग्नोसिस ऐड किया था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में या वर्क लिस्ट में होता है प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मेडिसिन देना, इन्वेस्टिगेशन कराना, सर्जरी के लिए बोलना, आपको डायग्नोसिस करना है, ओडी डायग्नोसिस करना, एक्स वाई जेड। ठीक है, आपको मैंने बताया डिफाइन स्टोर कैसे होता है, उसका पार्ट हो गया वो। अब उसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है, वो जाता है मेडिकेशन में। आप क्या करते हो जनरली टाइम में, आप क्या करते हो, ऐड बटन पे जाते हो, आप ड्रग्स देना है, जेनिक है, या आपको फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स है, ड्रग्स में मैंने क्या किया, पैरासीटामोल डाल दिया। पैरासीटामोल कौन सी देनी है, क्या है, सब आपकी जितनी भी लिस्ट है पैरासीटामोल की, मैंने क्या किया 125 ml में देनी है ये। आपको क्वांटिटी पता चल कितनी है अवेलेबल थी उसमें, तो मैंने कहा कि 10 देनी है। ड्रग डोज, ड्रग डोज क्या है, नंबर्स में देनी है। ड्यूरेशन क्या है, डोज। फ्रिक्वेंसी क्या है कि मतलब पर डे एक टाइम में देनी है, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी कितनी, 10। ठीक है, देन उसके बाद जो है बॉटल है, बॉटल दे दिया, मार्क्स में एंटर रूट ऑफ दैट बिन, ओके।
जैसे ही ओके किया देन नाउ यू कैन सी कि हमारा जो मेडिकेशन ऐड हो गया। आप इसे मोर देन 2 भी कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, ये ऑप्शन तीनों का आपके पास आ गया। ऐड बटन है तो और भी दे सकते हो। भाई आपको पैरासिटामोल की जगह पे साथ साथ आपको पैराफिन देना है, पैराफिन का भी आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैराफिन शो हो जाएगा इन द के शीट में। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सा देना है, पैराफिन है या आपका जो पैरासिटामोल है या डेक्लोफिन है या सब एक्स वाई जेड, सब आपको डिटेल्स शो हो जाएगा। ठीक है, खैर इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, लैब डिपार्टमेंट का होता है, एक एक्सरे डिपार्टमेंट का होता है। लैब डिपार्टमेंट तो लैब डिपार्टमेंट में चेक कर सकते हो भाई, फॉर एग्जांपल आपको ब्लड टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट जैसे करोगे इन्वेस्टिगेशन पे डालोगे क्या क्या, ब्लड यूरिन इंटीग्रेशन। तो जहां भी आपका सैंपल होगा, सैंपल से रिलेटेड होगा ऑलवेज, आपका यहाँ पे सैंपल है तो सीरम है, सीरम के बिहाफ पे आपका ये टेस्ट होगा, ब्लड यूरिन इंटीग्रेशन। ठीक है, बट अगर आपको एक्सरे कराना तो एक्सरे कोई, एक्सरे किसी सैंपल पर काम नहीं करता, एक्सरे वहाँ पे पेशेंट अवेलेबल रहता है, तो यहाँ पे सैंपल क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा मेरा। देन ओके, ठीक है, ओके हो गया, यानी कि दोनों चीज आपकी शो हो गई। फिर आप कोई सर्जरी करानी है किसी को, तो सर्जरी के लिए क्या करोगे आप, सर्जरी फॉर एग्जाम्पल आपने पेन का करा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट करूंगा एनालिसिस पेंटिंग ऑफ द पार्ट। ठीक है, मेन ओटी में रिक्वायर्ड में एनालिसिस रिक्वायर्ड है, अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन टाइम दे दिया, टाइप ऑफ द क्या है, सब एंटर करोगे, देन सेव, सेव करते ही रिकॉर्डेड आपका सर्जरी ऐड हो गई। ठीक है, डायग्नोस ऑलरेडी ऐड कर रखा, आप चाहते हो तो ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, नोट इशू। टेस्ट, इसका प्रोविजनल कौन सा, फाइनल है, डिफरेंशियल है, फाइनल है, बटन। ओकोबेस डिसीज करनी है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओकोबेस डिसीज ऐड करनी है, मार्क्स में एंटर करते हैं। इसका जो है टाइप ऑफ द कौन सा है, अदर एडवाइस कोई है, टेस्ट, ऐड बटन। अब सेव एंड प्रिंट करेंगे तो आपको प्रिस्क्रिप्शन भी ऐड हो जाएगी इन द पीडीएफ फाइल में, आप ओपन करोगे तो यू कैन सी नाउ। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, तो क्या हुआ, मेरा ऐड हो गया ना, क्यूआर कोड भी हो गया, मेरा मेडिके पेशेंट का नाम हो गया, मेडिकेशन इन्वेस्टिगेशन सब ऐड हो गया, ये किस डॉक्टर ने किया, ये सिग्नेचर भी आपके पास हो गई। गॉट इट। देन आप जैसे ही इसको सेव क्लोज करोगे, ठीक है, वो ऑलरेडी हो गया, जैसे ही करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रिसेप्शन किस में, टेबल के फॉर्म में आपका ऐड हो जाएगा। गॉट इट। ऐसी आर्टिफिशियल बस एडिडास होता है, ये किस लिए होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई फिजिकल चैलेंज वाला पेशेंट आपके यहाँ एडमिट होता है, तो आप क्या करते हो, उसको कुछ चीज़ें आर्टिफिशियली डिसाइड करते हो, जैसे हेयरिंग एड्स हो गया, व्हील चेयर हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, फॉर एग्जाम्पल हेयरिंग एड्स है, ये व्हील चेयर है, व्हील चेयर कर लेते हैं, व्हील चेयर हो गया, चेयर ट्राई साइकिल हो गई, डिस्क्रिप्शन में ऐड करा, कौन सी डेट को प्रिस्क्राइब करा था वो ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है, आज की डेट ऐड कर लेते हैं हम, 15 अक्टूबर 2024, इशू डेट भी आज की कर लेते हैं, फिर सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेव होने का प्रोसेस होता है, देन नाउ यू कैन सी आपका, ठीक है, इस तरीके से। फिर कह रहा है कि आर्टिफिशियल के बाद एडवाइस, एडवाइस, अब एडवाइस 2 टाइप्स की होती है, एक इंटरनली रेफर होती है जिसको मैं यहाँ इंटरनली एक हिस्सा से हॉस्पिटल दूसरे हिस्सा से हॉस्पिटल, एक एक्सटर्नल होती है जिसको बोलते हैं टाइप हॉस्पिटल, टाइप हॉस्पिटल बोलते हैं बॉडी। ठीक है, टाइप हॉस्पिटल होते हैं, टाइप हॉस्पिटल या अगर मैं एक जनरल टर्म में बताता हूँ कि आप कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, एक ईसासी हॉस्पिटल में आप एडमिट हो, या कोई पेशेंट एडमिट है, वो चाहता है कि मतलब अनदर ईसासी हॉस्पिटल में जाना चाहता है ड्यू टू द सम कि भाई उसके यहाँ पे वहाँ पे उसकी उसकी जो है उसे दूसरा अदर ईसासी हॉस्पिटल में उसको बेनिफिट है या एक्स वाई, तो वो होता है इंटरनली। बट उसको टाइप हॉस्पिटल में रेफर करना ना, यानी कि नॉन ईसासी हॉस्पिटल में, तो उनको बोलते हैं पीमा रेफर। फॉर एग्जाम्पल उसको टाइप हॉस्पिटल में नहीं, उसको इंटरनल रेफर करा तो आप क्या लिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, देन उसको स्पेशलिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, भाई जनरल मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
किसी डॉक्टर को ही आपको भेजना है तो आपको यहाँ पे सर्च कर सकते हो डॉक्टर, अदरवाइज क्या करोगे, रीजन ऐड करोगे, टेस्ट, देन ऐड बटन, ठीक है, देन सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करोगे देन ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे पेशेंट केस शीट, ठीक है, इस डेथ हॉस्पिटल का तो, ठीक है। बट अगर आपको P1 रेफर करना है तो P1 रेफर के केस में आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑन करते हैं एप्लीकेशन, ठीक, तो बात चीज को एंटर कर दें। इशू बार ओपन कर लेते हैं। प्लीज म्यूट द सिस्टम। तो क्वेरी है तो पूछ लीजिए। कुछ इंटरनेशनल इशू नाउ, open the data result audit। इंटरनल टमाटो, मेरा कंसल्टेंट पे चला जाएगा क्योंकि मैंने रेफर किया था उसको इंटरनली, ठीक है, आप यहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं एडवाइस, P1 रेफर दे देखते हैं। क्वेरी की किसी इंटरनल इशू हो रहा है, सर मैं इसका बताइए। व्हाट इज डायग्नोसिस ऑफ और एन, तो डायग्नोसिस का मतलब तो यही होता है कि आइडेंटिफिकेशन होता है या कंडीशन बेस्ड ऑन द पेशेंट होती है ऑफ द मदर एट द डिस्पेंसरी। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि डिस्पेंसरी में एक ही हमारे एक ही स्पेशलाइजेशन होती है, वो होती है हमारे डिस्पेंसरी क्लिनिक, ठीक है। और डिस्पेंसरी क्लिनिक होती है वहाँ पे, डिस्पेंसरी में एक ही स्पेशल होती है, वो होती है हमारी डिस्पेंसरी क्लिनिक। बट हॉस्पिटल में मेनी टाइप की होती है, आप हॉस्पिटल भेज दीजिए, वहाँ पर उनका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन सेलेक्ट करना होता है, तभी वो उसमें कंफर्म होता है टाइमिंग्स क्या है। इशू है इंटरनली तभी चलो से ओपन नहीं होगा, ब्लैंक पेज आ रहा है। सर कंडीशन क्या है थोड़ा मुझे बताया कि पेशेंट की, मैं आपको बताया डायग्नोस का मीनिंग होता है करंट कंडीशन या कंडीशन क्या है। डायग्नोसिस एक तरीके से टाइप ऑफ द इशू डिफाइन करता है। नॉर्मल चेकअप है तो नॉर्मल चेकअप के भी यहाँ पे तो आपको डिस्पेंसरी क्लिनिक दे दीजिए ना। डिस्पेंसरी क्लिनिक दीजिए, नॉर्मल चेकअप दैट इज एक तरीके से फीवर वगैरह हुआ XYZ, डिस्पेंसरी क्लिनिक या जनरल मेडिसिन में जाता है। हाँ तो जनरल मेडिसिन में डाल दीजिए, फिर बाद में उनको रेफर कर सकते हैं। डायग्नोसिस का मीनिंग ही यही होता है कि व्हाट काइंड ऑफ द इशू पेशेंट फेसिंग। किसी को बैक पेन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, किसी को डेंटिस्ट जा रहा है तो उसको हम डेंटिस्ट के नाम से कोई स्पेशल है तो वो सिलेक्ट करेंगे। इंटरनली सिलोनिस का इशू है, अदरवाइज मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ एप्लीकेशन से ही तो बेटर होगा पर इशू ओपन पे। तो नाउ अब P1 रेफर करते हैं, P1 रेफर ओपन करते हैं, नाउ यू कैन सी P1 क्या होता है। P1 ऑलवेज ध्यान रखना टाइप हॉस्पिटल होता है, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग नाम से कोई है हमारा तो हम टेस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा एक टेस्ट अजरुद्दीन के नाम से बना हुआ है,
स्पेशलाइजेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल जनरल मेडिसिन सर्च करेंगे, तो सर्च क्या वो आपको इसकी लिस्ट शो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जनरल मेडिसिन का जनरल मेडिसिन क्या है, कह रहा है कि पर्पस ऑफ रेफर, अब यहाँ पे दो तरीके के रेफर होते हैं। एक रीजन होता है पेशेंट का, तो पेशेंट ने वो क्या अर्जेंट ट्रीटमेंट, अर्जेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर एक होता है रीजन आपकी लोकेशन का, भाई आपके यहाँ से रेफर क्यों किया जाता है पेशेंट, लैक ऑफ द बेड, लैक ऑफ द टाइमिंग, लैक ऑफ द बेड, लैक ऑफ द टाइमिंग दोनों डाल, डायग्नोसिस डालिए, डायग्नोसिस डाल देते हैं हम। हाई फीवर है, क्लासिफिकेशन क्या है, रिमार्क्स में क्या है, ओडी डायग्नोसिस क्या है, ओडी डाल देते हैं हम। एंड एड कह रहा टाइप ऑफ द रेफर क्या है, रेफर थ्री टाइप्स के होते हैं, कंसल्टेटिव होते हैं, थेरेपेटिक होते हैं या इन्वेस्टिगेटिव। सीजीएससी क्या है, एक्स वाई जेड जो भी सीजीएससी होता है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, फीवर का डाल दिया, ठीक है। फीवर का नाम हो गया, नाम ऑफ द स्टेशन क्या है, कितने दिन तक वैलिड होता है, अदरवाइज क्या करेंगे, फिर मार्क्स में एंटर करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। तो ऐड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नाउ यू कैन सी जो हमने हॉस्पिटल को ऐड किया था P1 रेफर, वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। कोई अदर एडवाइस देना तो देखिए, टेक ऑन टाइम बेड रेस्ट डाल दिया हमने, देन सेव एंड प्रिंट। सेव एंड प्रिंट में ऑलवेज ध्यान रखना कि ये जब कोई वार्निंग मैसेज आता है, इसका मतलब क्या है कि इसका जिस इंश्योर पर्सन का मैं P1 रेफर कर रहा हूँ जिस पेशेंट का, उसका एसएसटी क्या है, नो है, सुपर स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है, नो है। दैट्स वाई कह रहा है कि भाई आपका जो है मेडिकल बेनिफिट तो यस था, पर एंटाइटलमेंट सुपर स्पेशल जो है वो नो है, तो इसलिए हम इसका रिफर नहीं, हम क्या करेगा ओवरलैप कर देंगे, बिकॉज आई एम यूजिंग द टेस्टिंग आईपी। जनरेट करेंगे, जैसे जनरेट होगा तो एक पॉपअप मैसेज होगा यहाँ पे, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, और आपका पेमेंट रेफर हो जाएगा और एक प्रिंट हो जाएगा, उसका अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। कौन हो जाने से ठीक, ठीक, ये पेमेंट रेफर हो गया, इस तरीके से पेमेंट रेफर हो जाता है। ठीक है, नाउ क्लोज आज यू आर सर, आप ट्रेनिंग देना चाहते हो क्या, डॉक्टर सुरेश कांडे। एमबी सर्टिफिकेट डिलीट नहीं होता सर, सिर्फ एडिट हो सकता है इन केस अगर आपका वो अप्रूव नहीं हुआ, उसके लिए आपको आईटीएल से बात करनी पड़ेगी कि अगर आपको क्योंकि एमबी सर्टिफिकेट ना तो डिलीट होता प्रेगनेंट से, ना ही एडिट होता, वो आपको लिए आईटीएल से बात करनी पड़ेगी। और आपका मेड 11 कभी भी वन टाइम की एक्टिविटी है, इन केस अगर आप मेड 11 आपका प्रिंट नहीं हो पाया तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं होना, उसके लिए फिर आईटीएल से बात करनी पड़ेगी, वी नीड टू मेड 11। अदरवाइज वो फिर मेड 11 एम्प्लॉयर पोर्टल पे जाके वो शो करता है, एम्प्लॉयर के लॉगिन पे जाके शो करता है, ठीक है। तो नाउ P1 रेफर हो गया हमारा, P1 रेफर चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या था P1 रेफर अदर टेस्ट के नाम से, ठीक है। नाउ चलते हैं क्विक लिंक्स में, वाइटल एंट्री करनी है किसी की, भाई टेम्परेचर क्या है, पल्स रेट क्या है, अकॉर्डिंगली वो ऐड करोगा, ठीक है। फॉर देन सेव इन क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी पल्स रेट ऐड हो जाएगी, दैट इज द वाइटल एंट्री। फिर कह रहा है इमेजिनरी स्टेटस क्या है, इमेजिनरी स्टेटस के भी यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जैसे डोज वगैरह लगाते हैं हम, वही उसको कौन सा डेट पे लगेगा, कब प्रिस्क्रिप्शन की थी, वो सब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी स्टेटस पे जाएगी, ठीक है। फर्स्ट डेट फॉर एग्जांपल आज हमारी कौन सी तारीख है, 15 तारीख में दी, ठीक है। अकॉर्डिंगली एंड सेव इट, ठीक है। नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली हमारा इमेजिनरी वाटर एंट्री करी, ऐसी इमेजिनरी स्टेटस पे आप उसको ऐड कर सकते हो। दोबारा पर लिस्ट पे जाएंगे, देन कंसल्टेंट इस पे क्यों, यहाँ पे क्यों शो कर रहा है अपने, क्योंकि मैंने अभी एक इसको इंटरनली रेफर किया था P1 से पहले, दैट्स वाई जब भी P1 रेफर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। देन उसके बाद वर्क लिस्ट ओपन करेंगे अकॉर्डिंगली, दोबारा से कंसल्टेंट स्पेसिफिक की जाएगी, देन उसके बाद चेक इन नंबर पे जाएंगे, तो आप चेक करेंगे मैंने अभी क्या किया था, इमेजिनेशन स्टेटस ऐड किया था, ठीक है, तो वो मेरा ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद कह रहा एलर्जी है किसी को, या किसी को एलर्जी टाइप होती है, फूड एलर्जी है फॉर एग्जांपल किसी को,
किस फ्रूट से है, ये फ्रूट से है किससे है, तो आप क्या करोगे, सर्च करोगे भाई इसको। फॉर एग्जांपल बनाने से एप्पल से है, तो एप्पल क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे, सर्च करोगे एप्पल या पाइनएप्पल से, फॉर एग्जाम्पल से एप्पल से है। ठीक है, तेरा सेवरेट क्या है, माइल्ड है, मोटे, सेवरल, लेथल, लेथल कर दिया। टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है उसको, एलर्जी का, वो मीटिंग आती है इसको। ठीक है, कब कैप्चर किया था, आज की डेट, रिपोर्ट बाय क्या है, रिपोर्ट मार्क्स में ऐड करेगा, अदरवाइज सेव क्लोज करेगा। ठीक है, फिर ऐसे कह रहा कि ग्लोस का कोमा स्केल क्या है इसका, जैसे कभी कभी किसको फीवर होता है तो उसको हेडेक होता है, आइज में पेन होने लगता है, वर्बल रेस्पॉन्स में इशू होता है, वो सब हम यहाँ पे एंटर करते हैं। आई ओपनिंग में टू स्पीच, वर्बल रेस्पॉन्स में क्या है, क्राइज ऑफ द पेन, मोटर रेस्पॉन्स में क्या है, नो रेस्पॉन्स, देन सेव क्लोज। ठीक है, कह रहा है कि अपगर में कीजिए, अपगर की परफॉर्म होती है एक्टिव मसल टोन, पल्स, ग्रेमेंस, अपीयरेंस, स्किन कलर्स, रेस्पिरेटेड। जैसे एक्टिव मसल टोन में कोई पेन तो नहीं हो रहा, एब्सेंट है, या आर्म में रिलैक्स फिक्सिट है, एक्टिव मूवमेंट है, एक्टिव मूवमेंट डाल दिया। पल्स लो बीपी है, 100 बीपी है, ब्लो बीपी कर दिया। ठीक है, कि जो ग्रेमेंस होता है, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी क्या है, नो रेस्पॉन्स है। स्किन कलर तो चेंज नहीं हो रहा, ब्लू ग्ले है। रेस्पिरेशन क्या है, स्लो या गुड कराएंगे। ठीक है, देन उसके बाद सेवन क्लोज, सेवन क्लोज करेगा ऑटोमेटिकली मेरा एक केशियन हो जाएगा। कह रहा है ठीक है, पीएसी ऐड कीजिए। पीएसी क्या होता है, मैप नहीं होने का, क्योंकि नॉन ईसाइसी, क्योंकि यहाँ पे लैब डेटा नहीं कर सकते। पीएसी का था प्री एनेस्थेसिस चेकअप, जो हमारा जो है ओटी डिपार्टमेंट के लिए काम आता है। ओटी डिपार्टमेंट क्या करता है, जब भी किसी की सर्जरी करनी होती है उसको, या उसको जो है, हाँ उसका ओटी करना होती है, सबसे पहले वो उसका पीएससी बनाता है। पीएससी से क्या होता है, वो हमें शो हो जाएगा कि भाई इसका जो है उस पेशेंट का वाइटल एंट्री करते हैं, उसकी उसकी फिजिकल स्टेटस चेक करते हैं, उसको बीपी तो नहीं है, XYZ, जैसे वो नॉर्मल रहता है फिर ओटी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर ओपीडी पेशेंट की केस प्रिपेयर करते हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ आईपीडी की, इन पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट की केस प्रिपेयर करते हैं, तो ऑलवेज ये पेशेंट आपके यूनिट के भी यहाँ पे जाते हैं। आप यूनिट सेलेक्ट करोगे, वार्ड सेलेक्ट करोगे, बेड पे क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके केस बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद प्रोग्राम नोट्स क्या है, डाइट प्लान बनाते हैं, ये सब आप यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस तरीके से ओपीडी और आईपीडी पेशेंट की केस शीट प्रिपेयर करते हैं विद द इमरजेंसी पेशेंट के। यहाँ तक किसी को कोई क्वारी हो तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज। एनीबडी, किसी को कोई क्वारी हो तो। यस बताइए। इसमें हैंड्रेज क्या, डॉक्टर पराग महात्रे, पीटीसी कंडावली। यस सर बताइए। हेलो। यस सर बताइए। नया एक्सरे वगैरह ऐड करने का रहेगा और वो लिस्ट में नहीं रहेगा ऑलरेडी प्री रिक्विजिट लिस्ट में, तो वो हाँ, कैसे ऐड करने का? वो सर वो कल परसों का पार्ट है, मैं आपको आराम से बता दूंगा सो ये का अभी। पार्ट है, अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो एक्सरे का तो नहीं, वो एक तरीके टेस्ट सर्विस होती है वो पूरा, नहीं, उसको एक क्योंकि एक्सरे तरीके। नेजोफेरिंक्स हमारे लिस्ट में नहीं है, तो फिर वो कैसे ऐड करने का? आपकी यहाँ लोकेशन पे नहीं होने का ना। नहीं, वो तुम्हारा सर्च करने पे ही नहीं आता। चलिए तो फिर सर सर ऐड कर सकते हो अपनी इमेजिंग डिपार्टमेंट में और जाके। अच्छा, वहां जाके करना पड़ेगा। वेट। और दूसरा था वो न्यूमोकोकल वैक्सीन वगैरह का जो है ना, वो रिकमेंडेशंस वगैरह सब चेंज हो गया है अभी, तो वो इम्यूनाइजेशन में रिफ्लेक्ट करने को पॉसिबल नहीं रहता है। नहीं, वो नहीं होता वहाँ पे, फंक्शनलिटी चेंज होगी थोड़ी सी। शेड्यूल चेंज हो गया है ना, तो वो इसका शेड्यूल अलग ही दिखाता है कुछ। हाँ, उसमें फंक्शनलिटी चेंज की है थोड़ी सी अपना लैंड से, तो इसलिए। हाँ, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो न्यूमोकॉकल अभी शेड्यूल जो है नए गाइडलाइंस के मुताबिक अलग देते हैं, और हाँ। वो इस पे पुराना ही लिया है, तो मतलब एंट्री करने में वो बराबर से नहीं आता है, अच्छा। क्योंकि वो सब चेंज कौन करता है फिर? गाइडलाइंस वो के मुताबिक लेटेस्ट वगैरह ऐसे कुछ हेडक्वार्टर। हाँ, वो उनको फिर बताना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग ने डीआई पेशेंट को कि नहीं, वो कभी डीआई नहीं समझता है। एक्चुअली क्या है कि कुछ अपडेशन होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, हेडक्वार्टर की गाइडेंस होती है। अच्छा, ठीक है। कोई जब नया टेस्ट आता है आपके इमेजिंग डिपार्टमेंट में,
तो आप यहाँ से करना, इमेजिन टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, प्रेस्टो एक्सरे के नाम से कोई आपके यहाँ टेस्ट आया, ठीक है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सिनोनिम्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी किसी स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी पे करोगे तो आप ये कहाँ पे गए जरा बताएंगे मेरे को? इमेजिन टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। इमेजिंग सर्विसेज में। अच्छा, ये सबको रहता है या सिर्फ एक्सरे वाले को रहेगा? बटन सब डॉक्टर्स को रहेगा एक्सेस इसका या सिर्फ एक्सरे रेडियो डिपार्टमेंट को? डिपेंड अपॉन कि उनको लेवल कौन सा मिला हुआ, लेवल 1 है, लेवल 2। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, इस एप्लीकेशन में होता है मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हो अकॉर्डिंगली। फिर इसमें ये भी है एप्लीकेबल कि वो टेस्ट आप दोनों जेंडर के लिए करना चाहते हो, फीमेल के लिए, मेल के लिए, तो आप एज लिमिट भी बना सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग तो ओपन ओके करोगे, ठीक है, इनपुट नोटिफिकेशन, ओके। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर मॉड्यूल की बात कर रहा था मैं, मेडिसिन स्लोनेस ज़्यादा है इंटरनली। तो अब कोई एडमिट पेशेंट होता है तो ऑलवेज आपको, अब ये तो ओपीडी के लिए हो गया जो मैंने आपको केसेस प्रिपेयर बताई। ओपीडी में तो नॉर्मली होता है कि वो एडमिट पेशेंट नहीं होता, बट कोई ओपीडी से आईपीडी बन जाता है या इमरजेंसी पेशेंट हो जाता है, वो एडमिट ऑलरेडी ऑलरेडी क्या एक यूनिट के बेस में मिलेगा। तब क्या करोगे, प्लस पॉइंट पे जाओगे। अब आपने देखा कि ये केसेट ओपन हो गई, अब इसकी केसेट प्रिपेयर कर दी, तो कुछ चीजें इसमें ऐड है, जैसे डाइट प्लान बनाना होता है, ठीक है, प्रोग्रेस नोट है। तो प्रोग्रेस नोट क्या होता है कि इसकी करंट कंडीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर 1 वीक patient patient was admit in hospital due to back pain, for example, ठीक है, but after take medical service patient now feeling well, now feeling well, ठीक है। तो ये हमने प्रोग्रेस नोट बता रहा है कि भाई पेशेंट जो था 1 हफ्ते पहले एडमिट हुआ था ड्यू टू द बैक पेन या XYZ, तो पेशेंट क्या है, ना फीलिंग वेल, ठीक है। ये हमें डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है प्रोग्रेस नोट। तो मैंने जैसे ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये हमारे केस शीट में ऐड होता है, सी, ठीक है। पहला काम हो गया। अब कह रहा कि अब इसकी डिस्चार्ज समरी जनरेट कीजिए। डिस्चार्ज समरी पे क्लिक करेंगे तो हमें इसका डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। डिस्चार्ज समरी क्या है, सबसे पहले क्लिक नोट क्या है, इसके क्लिक नोट पे क्लिक करोगे, जो भी इसके नोट्स है वो आप प्रिपेयर करोगे। एक्स वाई आप यहाँ पे ऐड करके पेशेंट पेशेंट फिलिंग गुड, नाउ we need to discharge patient, ठीक है। डन, जैसे डन करेगा तो ये हो गया। कोई डायग्नोसिस ऐड करना है तो डायग्नोसिस ऐड करेगा तो भाई ठीक है, डायग्नोसिस ऐड कर लेते हैं। डायग्नोसिस जो भी इसका ऐड है ऐड कर लेते हैं, एक बार के नाम से, ठीक है, ऐड हो गया। सेव क्लोज करेंगे, गॉट इट। तो नाउ यू कैन सी, सेव करेंगे, प्रीव्यू कर सकते हो और प्रिंट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। नाउ क्लियर, दोबारा जाएंगे इम्पेशेंट मैनेजमेंट पे। तो अब मैंने क्या किया था, ऑटोमेटिकली उस पेशेंट को
कि पहले मैंने क्या किया, प्रोविजन ऐड किया, फिर डिस्चार्ज समरी ऐड करी, और मुझे स्क्रीन ऑटोमेटिक कहाँ लेके जा रही थी, ऑटोमेटिकली पेशेंट डिस्चार्ज इंटीमेशन पर, कि भाई आप इंटीमेट कीजिए पेशेंट को यहाँ से। ओके, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ कि जैसे ही आपने इसकी डिस्चार्ज समरी क्रिएट करी, इसका मतलब क्या, स्क्रीन को पता चल गया कि आप पेशेंट को डिस्चार्ज करने जाते हो। आप यहाँ पे पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए नॉर्मल डिस्चार्ज है, ट्रांसफर है, डेथ है, या अदर देन है, डिस्चार्ज रीजन क्या है, डिस्चार्ज स्टेटस क्या है, देन सबमिट, और एक ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाता है, ये वाला। ये जाएगा हमारे इस इमरजेंसी वार्ड के नर्स ऑफिसर की टास्क लिस्ट में, अब वो उसको पेशेंट को क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी। गॉट इट? तो नाउ चार रीजन डिस्चार्ज, टेस्ट करूंगा मैं, सेव करूंगा, और सेव करते ही मेरे पास क्या होगा, एक ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा, और वो चला जाएगा डॉक्टर के पास। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी पेशेंट का डिस्चार्ज कर सकते हैं, इस तरीके प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसी में ही चलते एक, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं माने मेडिकल सर्टिफिकेट। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट। यहाँ से पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, रिव्यू करके बता चुका हूँ मैं। ठीक है, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। अब चलते हैं सर्टिफिकेट की बात करता हूँ पहले, फिर एफयूपी के बताऊंगा मैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, वैसे तो हम बोल देंगे कि हमारे पास 5 मेडिकल सर्टिफिकेट है। फर्स्ट एंड फाइनल सर्टिफिकेट, अब फॉर एग्जांपल आज कोई पेशेंट एडमिट हुआ 15 अक्टूबर को, डॉक्टर ने शाम को या कल बता देते ठीक है, अब इससे 1 या 2 दिन में हम डिस्चार्ज करते हैं, तो उस केस में हमारा फर्स्ट एंड फाइनल सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं विद 3 डेज लीव रिकमेंड, मैक्सिमम 3 डेज। अब कभी कभी आपने देखा होगा 3 डेज की रिकमेंडेड होती है, डिपेंड करता है डॉक्टर पर, वो उसको 3 दिन की जगह पे 2 दिन की दे, या 1 दिन की दे, या 0 डेज की, डिपेंड करता है। ऐसी फर्स्ट सर्टिफिकेट होता है, फर्स्ट सर्टिफिकेट जिस दिन वो एडमिट होता है पेशेंट, उस दिन से उसका फर्स्ट सर्टिफिकेट अलाउ हो जाता है, टिल नाउ जब तक डॉक्टर कंफर्म नहीं करता डायग्नोसिस को, 7 डेज फर्स्ट सर्टिफिकेट। अगेन वो और मेडिकल ट्रीटमेंट पे तो आप क्या करते हो, उसको इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अपलोड करते हो विद 7 डेज, 7 + 7 14 डेज का कंटिन्यू रहेगा। जब तक वो पेशेंट एक्सटेंड सिकनेस बेनिफिट में जाता है, जिसको बोलते हैं CGSC, ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट दे सकते हैं टिल 91 डेज तक। जैसे वो एक्सटेंड सिकनेस में जाता है, तो उसके भी यहाँ पे हम स्पेशल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, स्पेशल का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ एज ए इंश्योरेंस एप्लीकेशन में, हमारे पास एक ESB क्लेम होता है। ESB क्लेम किस बेस पे बनता है, वो आपके स्पेशल सर्टिफिकेट पे बनता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सिकनेस बेनिफिट, एक्सटेंड सिकनेस बेनिफिट में 34 डिसीज होती है मेरी। ये रही। आप चेक करोगे ना, 34 की 34 लिस्ट है हमारी है, जो आप लोग कंफर्म करते हैं कि ये हमारे उसमें जैसे अगर मैं बात करूँ तो 20% बर्निंग का केस है विद इन्फेक्शन। ठीक है, सेम एज इट इज होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू कि हमारे 34 डिसीज में आ रहा था उस पेशेंट में, जब कोई पेशेंट फिट हो जाता है 3 दिन की लीव रिकमेंडेड करते हैं। बट ऐसे ही हम उनको जो है पेशेंट के सर्टिफिकेट यहाँ से मिलता है, सर्टिफिकेट जनरेशन पे जाओगे, IP नंबर एंटर करोगे, टाइप ऑफ द सर्टिफिकेट क्या वर्ड करोगे, भाई फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड फाइनल सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप करोगे जैसे, तो वो कर सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट को एडिट करना या डिलीट करना का काम वही कर सकता है जिसने अपलोड किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने या मैंने आपको सर्टिफिकेट बनाया, तो मैं क्या करूँगा, IP नंबर एंटर करूँगा, ठीक है, सर्च करूँगा, मुझे ये डिलीट करना है, अगर मैंने ये अपलोड किया है, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाता है फॉर डिलीशन या अपडेशन का। पर नहीं होगा तो ये क्या होगा, यू डोंट हैव द परमिशन टू एडिट द सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एडिट हो सकता है, स्पेल डेट चेंज हो सकती है, कैंसर डिलीट कर सकते हो, सर्टिफिकेट टाइप चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ एडमिशन चेंज कर सकते हो, या डेट ऑफ डिस्चार्ज कर सकते हो। पर अगर MB सर्टिफिकेट की बात करता हूँ, सिर्फ आप इसे अपलोड कर सकते हो एज अ फ्रेंड, बट डिलीट नहीं होता है वो आपके, उस पर कुछ इशू चल रहा है अभी टेक्निकल, तो उसके लिए आप IT हेल्डर से बात करेंगे। सेकंड होता है, एक और चीज होती है इसमें कि फॉर एग्जांपल एक आपके कोलेगी ने कोई सर्टिफिकेट जनरेट किया था, मेडिकल सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट या इंटरव्यू, आपने उसमें कोई चेंजेस करने हैं ड्यू टू द रिकमेंडेड ऑफ द IP या पेशेंट या ब्रांच ऑफिस, बट वो होता है मोस्टली IMO MP का डी हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो आप क्या करोगे, उसमें रिटर्न में मेल लिखोगे कि दिस
doctor या MOIP has been transferred to another dispensary. We don't have the access for deletion updation in the front end. Please delete to through the L2. तो L2 टीम उसको डिलीट कर देती है। ठीक है, इस तरीके से हम मेडिकल सर्टिफिकेट MB सर्टिफिकेट बनाते हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा, मेडिसिन सर्टिफिकेट की बात करता हूँ मैं अकॉर्डिंगली। MB सर्टिफिकेट मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फॉर्म 17 होता है कि जब डॉक्टर एक्नॉलेज करता है प्रेगनेंसी को। फॉर्म 18 क्या होता है, जब मिसकैरेज का इशू होता है, अनफॉर्चुनेट प्रेगनेंसी मिसकैरेज, जब एक्सपेक्टेड कंफाइनमेंट डेट दी जाती है डॉक्टर के थ्रू कि भाई ऐसा मैक्सिमम 28 दिन की और 26 वीक की होती है, पर उसको ना विद इन द 8 वीक डिलीवरी ऑफ द एक्नॉलेज के डेट ऑफ द एक्सपायर कंफाइनमेंट डेट के बिहाफ पे दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा रूल्स होते हैं MB सर्टिफिकेट। प्रोसेस वही है, MB सर्टिफिकेट पे जाओगे, टाइप ऑफ द सर्टिफिकेट सेलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपको लीव रिकमेंडेड शो हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा MB सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट का पार्ट। यहाँ तक इसको कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए। किस टाइप का ट्रांसफर सर? हाउ टू चेंज द डिपार्टमेंट व्हाइल टेकिंग ट्रांसफर? आई डोंट गेट। कनिका वैष्णव मैम बताइए क्या आप? नहीं हो सकता सर, वो रिटायरमेंट है, नहीं होएगा। इसके लिए अगर कोई हेलो आउट सर। ऑफ मैम एक मिनट, आउट ऑफ कवरेज अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो पहले आप उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कंसर्न कीजिए। बट 120 रुपीज़ के लिए अगर उसने 120 रुपये दे दिए बट आपके पास जो है एक्टिव स्टेटस शोइंग नो हो रहा, तो उसके लिए फिर ब्रांच ऑफिस या ITLS से बात कीजिए। वो ITLS को मेल करेगा, L2 टीम उसको ठीक करेगी। इन केस अगर उसने 120 रुपये जमा कर दिए है और वो एलिजिबल है मेडिकल एंटाइटलमेंट के लिए। इसमें बताइए। सर जैसे पेशेंट आईसीयू से या फिर कोई और दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर इन होते हैं, तो उस टाइम पे जैसे डिपार्टमेंट का नाम जो चेंज करना होता है तो वो किस तरह से रहेगा? इसमें P1 रेफर की बात कर रहा हूँ या इंटरनल रेफर की बात कर रहा हूँ? नहीं, इंटरनल जैसे अगर कोई डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट अगर ट्रांसफर हुआ है, जैसे कि सर्जरी डिपार्टमेंट में एडमिट है एंड देन दूसरे डिपार्टमेंट में वो चले गए, मेडिसिन में चले गए लेट्स से, तो अगर एडमिटेड पेशेंट है तो उनका जो डॉक्टर्स का जो जैसे HOD या जो भी डॉक्टर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो चेंज करने के लिए सर कैसे किस तरह से रहेगा? वो तो यहाँ से कर सकते हो ना, इंटरनल रेफर ही तो करना है। क्या वो आप सेम हॉस्पिटल में कीजिए या आप अनदर हॉस्पिटल में कीजिए? सेम में भी सर ऐसा होता है कि जैसे ट्रांसफर इन ले लेने के बाद में भी वो जो दूसरा डिपार्टमेंट है वही शो होता है कि उस डिपार्टमेंट में ही है पेशेंट। स्पेशलिस्ट सेलेक्ट करो क्या? फॉर एग्जांपल ये पेशेंट जनरल मेडिसिन का है तो आपसे डेंटल करेगा ना, डेंटल सेलेक्ट कर लीजिए। डॉक्टर को सेलेक्ट कीजिए अगर आपको पता है, अदरवाइज नोट इशू। जैसे आप सेव करोगे इसको यहाँ से, ये शो हो गया यहाँ पे, मैं इसको रेफर कर सकता हूँ। जैसे सेव एंड क्लोज करूँगा तो ऑटोमेटिक उस डॉक्टर के इंटरनल रेफर के वाले स्क्रीन पे शो करेगा। ओके। इंटर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसके चेक इन नंबर किससे जनरेट हो वो अलग बात होगी, पर उसको इंटरनली किस डॉक्टर ने उसको रेफर करा है कौन से, मे भी होता है कभी कभी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, कोई IW है, आपके प्रेगनेंसी लेडी है, वो ड्यू टू द MB के केस में आई, बट कभी कभी उसको फीवर भी हो जाता है तो वो MB SB केस बन जाता है, उसको फीवर की भी तो मेडिसिन मिल रही है, तो नोट इशू हो जाता है। तो इस तरीके से यानी कि आपको इंटरनल रेफर के लिए आपको कौन से स्पेशल सेलेक्ट करना वो सिलेक्ट कीजिए। इन केस अगर आपको पता है डॉक्टर की ID किसके पास आपको भेजना है इंटरनली, उसके ID पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो या सर्च कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। यस मैम बताइए। सर मैंने एक पेशेंट का सर्टिफिकेट जनरेट किया था और वो फॉर सम एरर सेव हुआ बट आई कुड नॉट टेक द प्रिंट। अब वापस सिस्टम में लॉगिन करने के बाद द सेम डे जब प्रिंट किए पे वो प्रिंट का ऑप्शन नहीं आता है। हाउ डू आई टेक नहीं होता मैम। तो पर सब प्रिंट पेशेंट को कैसे दे पाएंगे क्योंकि फ्रंट एंड पे सेकंड टाइम प्रोविजन नहीं है उसके, क्या तो ITLS से बात कीजिए। ITLS सेम डे भी इट इज नॉट पॉसिबल ना? नहीं मैम, बिकॉज वो विंडो बंद हो गई। वन टाइम एक्टिविटी है। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी को P1 रेफर किया है, आप रिटर्न में लिख के दे दीजिए कि मैंने एक्सेस हॉस्पिटल किया बाय स्टैम्प से या सीनियर अथॉरिटी को, उससे फिर वो डॉक्टर पेशेंट चला जाएगा वहाँ पर, उस हॉस्पिटल में टाइप हॉस्पिटल वहाँ पे चेक कर रहा है तो वहाँ शो कर रहा होगा। नहीं, मैं मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर रही हूँ।
सर्टिफिकेट के डिटेल्स डाल के सेकंड टाइम में कर तो सकते हो अब आप प्रिंट। नहीं आ रहा था ऑप्शन, वो प्रिंट एक्टिवेट का तो ऑप्शन आप ही एक्टिवेट हाँ कहाँ जा रहे हो आप? सीधी मैं बताता हूँ। वेट वेट वेट, आपने यहाँ सर्टिफिकेट किया, यहाँ पे जाके सर्च करो। हाँ जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको करना है, हमें सिर्फ प्रिंट करना है, प्रिंट का ऑप्शन ही आ गया। नहीं आता है सर। मैम ये बहुत पुराना है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये 2017 का है। मेरा मेरा हो गया है। करेक्ट, बट वो प्रिंट एक्टिवेट वो जो बटन है ना, अनलेस मतलब जब मैं सेव करके इमीडिएटली लेती हूँ तो मैं सबके प्रिंट ले पा रही हूँ, बट पुराना अगर किसी का कराना लेना हो ना तो नहीं हो रहा है। आईपी नंबर बताएंगे? आईपी नंबर बताएंगे आप? एक मिनट। थ्री फोर वन सेवन 3417 सॉरी सर 3123 पटन 3123 3123 411 753। कोशिश करता हूँ मेरे एंड से होता है कि ये लोकेशन अलग हो गई। इनका जो इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट था सिस्टम में सेव हो गया है, बट मैं प्रिंट नहीं है मैम, नंबर नहीं है। देयर इज नो रिजल्ट वेरीफाई वेरिएबल सिलेक्टेड। मैं आपको बता देता हूँ कि आईपी नंबर मेरे पास होगा अगर कोई और आईपी नंबर देख लेता हूँ। सर्च करता हूँ। ये जितने भी ये सब मेरे पुराने हैं, देखो ये 2017 का भी है, मैं इसको सर्च कर रहा हूँ अपने लोकेशन में बैठ कर। या तो आप आईपी नंबर करेक्ट डालोगे कुछ उसे, देखो प्रिंट है ये अभी। हाँ ये है कि मैं इसको एडिट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे क्रिएट नहीं किया है। नहीं, ठीक है तो आप ट्राई करें आईपी नंबर। कोशिश कर सकता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे पास नहीं होगा। सही है। जी मैं नंबर बताऊं फिर से? 3123 3123 411 411 753। there is no result of this. Ma'am, I don't know. but still did not pass. Oh. उसके लिए कुछ इशू हो रहा होगा, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, या आप अपने उस पे एक बार उसकी मैपिंग चेक कीजिए। ओके, क्योंकि क्या वही सिस्टम विंडो बंद हो गई ना, तो पेशेंट को एक कॉपी देनी पड़ती है, तो अभी सिस्टम में सेव हो चुका है ऑनलाइन, बट मैं पेशेंट को कॉपी नहीं दे पाई सर्टिफिकेट की। अब उसके लिए तो फिर ये इंश्योरेंस में भी जाकर दिख जाएगा, उसमें इंश्योरेंस एप्लीकेशन में जाकर दिख जाएगा। कहाँ पे सर? इंश्योरेंस एप्लीकेशन में दिखेगा मैम वो। इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन आपको लिख के देना पड़ेगा फिर कि वी हैव डन दैट अवर एंड बट अनटिल टू द प्रिंट, या किसी और के आईडी से ट्राई कीजिए उसी लोकेशन पे जाके। ओके सर, नेहरू डिस्पेंसरी से बात कर रही हूँ, एक ही आईडी है। मैम वहाँ पे अनदर भी पर्सन होके उनकी आईडी से चेक कर लीजिए। हाँ, मेडिकल ऑफिसर का एक ही है। कुछ इशू हो रहा होगा तो कह सकता मैं, बट और आपने अगर मैं उसको एडिट करने की भी कोशिश कर रही हूँ ना, तो कुछ भी एडिट नहीं हो पा रहा, अनेबल टू सेव। जब इन केस इफ आई एम ट्राइंग टू एडिट द सर्टिफिकेट, वो कुछ नहीं है, वो स्लोनेस का इशू है। कभी कभी होता है कि अनेबल टू सेव प्रिस्क्रिप्शन या सेव जनरेट द चेक इन नंबर, ये एरर आता है रेड कलर में, तो वो कुछ स्लोनेस का इशू चल रहा था। एक बार ट्राई कीजिए दोबारा से। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ओके यस। और किसको कोई क्वेरी है बताइए। यस मैम बताइए। हाँ सर, ये दूसरे डॉक्टर ने दिया हुआ सर्टिफिकेट हम एडिट नहीं कर सकते, नहीं लेकिन मैम, अब कोई छोड़ के गए हैं तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए फिर आईटीएल को मेल डालना पड़ेगा प्रॉपर कि दिस डॉक्टर ट्रांसफर टू अनदर लोकेशन, वी आर नॉट एबल टू डिलीट या एडिट, प्लीज डिलीट एट परमानेंट। डिलीट ही हो सकता है, एडिट नहीं होगा मैम। फिर क्या होगा? वो डिलीट हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, फिर आप अपने एड लेकिन से वो कर। पुराना सर्टिफिकेट है सर वो। अब पुराना सर्टिफिकेट है, इनकेस अगर क्लेम के साथ प्रोसेस हो गया तो यू आर नॉट डिलीट, या परमानेंट से L2 से भी नहीं होने का डिलीट। नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा लेकिन फिर?
अब मैम उसके लिए तो देखना पड़ेगा ना। आप फॉर एग्जांपल आपके कोलिग ने कोई अपलोड किया था, वो ट्रांसफर हो गया, आप डिलीट या अपडेट कराना चाहते हो, अपडेट तो होएगा नहीं, वो डिलीट होगा। हाँ। आईटीएल को मेल कीजिए हाँ। और वो चेक करेगा, इनकेस अगर वो क्लेम के साथ प्रोसेस नहीं हुआ तो डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो डिलीट नहीं होने का, वो आपको रिमूव रिवर्ट कर देगा कि ये सर्टिफिकेट इस क्लेम के साथ प्रोसेस हो चुका है। ओके ओके, थैंक यू। और कोई क्वेरी डॉक्टर पराग? हेलो, जी सर बताइए। सी आई एम चेस्ट फिजिशियन हूँ, तो मेरे को स्पेशल इंटरमीडिएट लीव देना पड़ता है 20 डेज का वगैरह। तो वो स्पेशलिस्ट ने एडवाइस करने का पेपर पे, या पेरिफेरल जो आईएमओ रहता है वो देगा, या कौन कौन भरेगा ये सब उसके लिए? नहीं समझा नहीं, दोबारा रिपीट करेंगे आप? मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, पेरिफेरी से आते हैं वगैरह, सिर्फ ओपिनियन के लिए कि लीव चाहिए कि नहीं, 28 डेज का एटीवी का लीव वगैरह। हाँ। तो वो ऑनलाइन में सब करने का, या वो पेरिफेरी जो सर्टिफिकेट देते हैं वो करने का, या कैसे करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो पेशेंट आता है तो हाँ रिकमेंडेड लेकर आता है डॉक्टर से, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। डॉक्टर रिटर्न में लिख के देता है कि गो टू द हॉस्पिटल, क्योंकि डिस्पेंसरी के पास ही प्रोविजन होता है सर्टिफिकेट अपलोड करने का, हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर के पास नहीं होता है, ठीक है। हम्म। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्टिफिकेट अपलोड करो इंटरमीडिएट, तो मैक्सिमम 7 दिन का कर सकते हो वन टाइम, एक सर्टिफिकेट 7 स्पेशल दिन का। इंटरमीडिएट, स्पेशल इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट 28 दिन का होता है। तो हाँ वो रिकमेंडेड कर रहा है आपको डॉक्टर के प्रोविजन पे। डॉक्टर को पता होता है, आपको नहीं है कि आपको तो सिर्फ उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेज दी है, आप इसमें सर्टिफिकेट दीजिए, तो तो उनके मैं पास अलग से मनाने का नहीं ना? नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने, डॉक्टर ने स्पेशल मीटर के लिए बोला था, 28 दिन के लिए बोला, एक्सपायर से कहीं कुछ तो होता होगा, आपके पास पेपर पे आता होगा, मेल पे आता होगा, टेक्स्ट मैसेज आता होगा, एक्सपायर से वो मान लिया। पेशेंट्स यूजुअली आते हैं कि छुट्टी चाहिए करके, तो टीबी का लीव हम लोग देते हैं एज सुन एज दे स्टार्ट, तो दे आर सेंट बाय देयर लोकल जो रहते हैं ईएसआईएस के, वो हमारे पास भेजते हैं कि स्पेशल इंटरमीडिएट या ये तो लीव के लिए भेज। आपके पास हॉस्पिटल से जो कोई भी पेशेंट आया है तो कुछ तो होता होगा, उनका पास लेटर होता होगा, कुछ तो होगा, या डायरेक्टली आप कभी कभी सिर्फ टीबी लीव ऐसे करके भेजते हैं वो रेफरल लेटर पे ऐसे, तो बट उनको स्पेसिफिक यूजुअली कुछ आता नहीं, पेशेंट डायरेक्टली आते हैं छुट्टी के लिए ऐसे। नहीं, उनको रिकमेंडेड कीजिए कि सर प्लीज रिटर्न में तो लिख के दीजिए, मैं किसी को बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा लीव अप्लाई कर दूं तो कल में तो मैं भी उसे एडिट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, उनको बट टीबी पेशेंट रहेगा, वो श्योर ऐसा पेपर्स लाता है वगैरह, हम्म, तो उसको दे सकते हैं ना स्पेशल इंटरमीडिएट। वो कर सकते हो आप, पर हाँ, तो बेसिकली वो मैं पेपर पे लिख के दूं या इशू भी करूँ ऐसे? इशू तो करना पड़ेगा ना सर। या वो, क्योंकि हमने तो एक बार किया था, तो वो पेरिफेरल डिस्पेंसरी से आया, कुछ डेट्स का प्रॉब्लम हो गया, आप इशू मत करो, आप ऑफलाइन ही दो। नहीं सर, मैं ऑफलाइन का मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक प्रोविजन होता है कि आप किसी पेशेंट को आज एडमिट हुआ है पेशेंट, तो अगर हाँ स्टार्टिंग हाँ। से ही आप फर्स्ट सर्टिफिकेट से अपलोड करके चल रहे हो, फर्स्ट सर्टिफिकेट दिया, फिर आपने हाँ, वो फर्स्ट फर्स्ट वाला मैंने नहीं दिया था, फर्स्ट वाला उन्होंने दिया था। मैं बता रहा हूँ सर, एक प्रोविजन ये हाँ होता है कि अगर डेट टू डेट कोई सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है तो नॉट इशू, उसको इजीली आप प्रोसेस कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं अगर गैप हो जाता है 1 या 2 डेज का, हाँ तो हाँ। तो बैक डेट का हम कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या तो ये है कि फिर उन्हें ब्रांच ऑफिस बात करनी पड़ेगी, जो भी XYZ जो भी पर्सन है, ठीक है, तो हाँ देन हाँ। वो अपलोड होगा वो। पर बैक डेट का नहीं कर सकते। 1 या 2 दिन का भी गैप हो जाता है तो दिक्कत होती है कि आप नेक्स्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाओगे, हम्म, ठीक है ना। तो उनको हम्म, बोलिए कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हो कोई सर्टिफिकेट, तो फर्स्ट सर्टिफिकेट नेक्स्ट डे से ही जो है इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, फिर नेक्स्ट डे से ही इंटर सर्टिफिकेट, इस तरीके से अपलोड करें ताकि डेज में कोई गैप ना रहे, देन कंटिन्यू उसको अच्छा, सर्टिफिकेट मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यस मैम बताइए। सर तभी केस होता है, पेशेंट सैटरडे को हॉस्पिटल से लीव रिकमेंडेशन लेके आता है, बाय द टाइम ही कम्स टू डिस्पेंसरी बंद हो जाती है और नेक्स्ट डे संडे आता है, तो हम 2 दिन बैक डेटेड दे सकते हैं कि नहीं? बिकॉज अगर डायरेक्टली पेशेंट मंडे को आ रहा है, सैटरडे और संडे मिस हो गया, नहीं दे सकते, बैक डेट का नहीं होता मैम। तो उसको कैसे अकोमोडेट करेंगे?
क्योंकि पेशेंट अभी हाफ डे है सैटरडे, तो अगर ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट लेट हुआ। मैम बैक डेट का नहीं कर सकते, कोई प्रोविजन नहीं है, बट आप कर सकते हो इन केस अगर कोई सर्टिफिकेट अपलोड करते हो, ट्राई कर सकते हो बैक डेट का, पर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है बैक डेट का। ट्राई कर सकते हो, स्पेल डेट के साथ कर सकते हो, कंटिन्यू ओल या ऑनगोइंग स्पेल से करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है बैक डेट का प्रोविजन सर्टिफिकेट के पेयर पे, पर मोस्ट प्रोटी नहीं होता कभी कभी। ओके सर। ईसासी डिस्पेंसरी, रामनगर, चंद्रपुर। ऐसा बताइए सर, को पूछना था कि मेरी फार्मेसी सेक्शन से मेडिसिन एंट्री होने के बाद में जब यहाँ से जब मेडिसिन इशू करते हैं तो जो फार्मेसी सेक्शन से मेडिसिन एंट्री की है वही दिखनी चाहिए, ये पूछना था। वो दिखती नहीं, पूरी मेडिसिन दिखती। कुछ समझा नहीं मैं। मतलब सर फार्मेसी सेक्शन से जो मेडिसिन एंट्री होता है, जो स्टॉक हाँ, एंट्री होता है, हाँ, तो जब मैं पेशेंट को यहाँ से जब इशू होता है मेडिसिन, तो इशू करने के टाइम पे जैसे मैं एक पैरासीटामोल की एंट्री करता हूँ, तो बहुत सारे पैरासीटामोल के मेडिसिन आते हैं। आपको ये है ना कि आपको वहाँ पे स्टॉक कम नहीं शो करता, वो एज इट इज शो करता, जो राइट? जो फार्मेसी सेक्शन से जो स्टॉक एंट्री किया है, जैसे पैरासीटामोल कैप और टैप 500 mg एंट्री की है, तो हाँ। जब मैं यहाँ से पेशेंट को इशू करने के टाइम पे सिर्फ वही टैबलेट मुझे दिखनी चाहिए, मैं ये पूछ रहा था। वो दिखता नहीं, पूरे पैरासीटामोल अगर मैं डालूं तो पूरे मेडिसिन दिखते हैं। जो एंट्री करने के टाइम पे फार्मेसी सेक्शन में जैसे एंट्री करने के टाइम पे मेडिसिन दिखते हैं, वैसे हाँ। जो एंट्री की है वो मेडिसिन स्पेसिफिक वही मेडिसिन दिखनी चाहिए थी, ऐसे मेरा पूछना। नहीं, आप कुछ और सर्च कर रहे हो, उसका मतलब ये है। मैं आपको आई थिंक मैंने आपको एग्जांपल भी लेके दिखाया था अभी। मैंने सब स्टोर सेलेक्ट किया था अपना फार्मेसी डिपार्टमेंट में, करेक्ट? ठीक है, मैं जब ओपन करके मैंने आपको दिखाया था, मैं प्रिस्क्रिप्शन पे गया था, राइट? तो जैसे मैं स्टॉक, ये रिपोर्ट किसकी है? मेरे स्टोर डिपार्टमेंट की है, ठीक है। मैं स्टोर डिपार्टमेंट में गया अपने, ये स्टोर डिपार्टमेंट मैंने डिफाइन भी किया हुआ है। अब आपने देखा कि मेरा जेनिक नेम क्या है और आइटम नेम क्या है। जेनिक नेम क्या है? इटोपिली 77 mg है, तो आई डोंट नो, जेनिक थोड़ा टफ होता है, बट आइटम नेम पैराफिन है, 100 टैबलेट है, 67 है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर और कोई सी भी देखोगा, पैरासीटामोल इंजेक्शन की बात करता हूँ, पैरासीटामोल की बात करता हूँ, तो जितनी भी क्वांटिटी है, आप पहले तो चेक कीजिए उसका रिपोर्ट में जाके, जो मैंने कि उसका जो नेम है, मेडिसिन का नेम किस नाम से ऐड किया हुआ है, देन फिर जब सर्च कीजिए उसको एक बार। सर जो नाम से ऐड किया है वहाँ पे शो होने के टाइम पे, जैसे मैंने अभी डाला है कि पैरासीटामोल, जैसे मैं इशू करने के टाइम पे पैरासीटामोल डालता हूँ, तो वहाँ पे पूरे मेडिसिन आ जाते पैरासीटामोल की, स्पेसिफिक वही आना चाहिए। जैसे मैंने ऐड पे किया, ऐड पे करने के टाइम पे जैसे मुझे अभी पैरासीटामोल 500 mg इशू करना है। नहीं सर, ऐसा तो वो तो सर वो है ना कि आपके उससे मिलता जुलता नाम शो करता है, वो हमारी उसका मिलता जुलता नाम शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ना, मैं पैरा डाल रहा था, मैंने इस पे जाकर जब मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, मैं पैरा डाल रहा हूँ। पैरासीटामोल में पैरा के नाम से जितने भी मेरे हो गए, क्या वो पैराफिन हुआ, पैरासीटामोल हुआ या डॉल्फिन हुआ, XYZ, सब शो करेगा मुझे। देखो सब शो कर रहा है ये, ठीक है। ये एक फंक्शनलिटी है सर, ये फंक्शनलिटी है। अब मैं फॉर एग्जांपल, मुझे तो, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं ये डालूं आपको, जो है पैरासीटामोल डाला मैंने, या मैं डाला पैरासीटामोल के और कोई पूरा नाम भी डालूंगा, जब भी मुझे एज इट इज सब पूरा शो करेगा मुझे कि पैरासीटामोल की ये मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी है सर, कोई ऐसा यूनिक नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अब आप तो कह रहे हो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल भी हमारे पास 2-3 तरह की मिलेगी, पर टैबलेट भी मिलेगी, सिरप भी मिलेगा, इंजेक्शन भी मिलेगा, हो सकता है कैप्सूल भी हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मेडिकल की लाइन में। तो हम तो उसको अलग अलग थोड़ी डालेंगे, पैरासीटामोल सिरप डाल दिया, पैरासीटामोल टैबलेट डाल दी, पैरासीटामोल कैप्सूल डाल दिया, पैरासीटामोल इंजेक्शन डाल दिया, XYZ। तो टाइप ऑफ द जो है हमारे, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है अकॉर्डिंगली फंक्शनलिटी है। तो मुझे पैरासीटामोल के बिहाफ पे मुझे शो कर दिया मुझे कि भाई आपके यहाँ पे पैरा नाम से जितनी भी टैबलेट है वो लिस्ट शो करता है, तो इससे कोई इशू थोड़ी नहीं है। आपको तो जो एज इट इज ना, उसको आपको ब्रैकेट में शो कर रहा है टोटल ऑफ द क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है आपके फार्मेसी में, ये रहा। लेकिन उसका ये है कि सर गलती से अगर मैंने जो एंट्री किया है उसके अलावा अगर कोई टैबलेट सिलेक्ट की है,
तो फार्मेसी सेक्शन से वो टैबलेट माइनस नहीं होती है। वो मायने तब तक नहीं होने की जब तक वो हाँ, वो मुझसे प्रॉपर प्रिस्क्राइब वही नहीं करे, मेडिसिन में जब तक सिलेक्ट नहीं करता हूँ तब तक वो वहां से माइनस नहीं होती। नहीं होगी सर वो। हाँ, तो वो इश्यू है, क्योंकि उतने सर- सारे मेडिसिन दिखेंगे तो प्रॉपर वही मेडिसिन कभी कभी नहीं सिलेक्ट हो जाती है भीड़ सर की वजह से। दो चीज होती है, दो स्टेप होते हैं। पहला आपने मुझे पैरासीटामोल ये मेडिसिन दी थी हाँ 10 क्वांटिटी की, जो कि करंटली आपके फार्मेसी डिपार्टमेंट में 100 है। तक ये मुझे प्रिस्क्राइब नहीं करेगा फार्मेसी डिपार्टमेंट, तब तक ये एसिडिटी शो करेगी। जैसे ही उन्होंने 10 की 10 मुझे इश्यू कर दी तो वो 90 हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो यानी कि आपका काम सिर्फ इतना है प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करना। मेन क्वांटिटी को, स्टॉक को डाउन अप करने का काम किसका? फार्मेसी डिपार्टमेंट। उन्होंने मुझे दे दी 10 की 10 मेडिसिन, तो 90 पे गई। तो आपका सिर्फ इतना है, क्वांटिटी कम तभी होगी जब मुझे प्रिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन ऐड होकर फार्मेसी डिपार्टमेंट मुझे दे देगा। बट इट तो क्वांटिटी ऐसी रिशो, क्या आप इसमें 10 क्या 50 कर दीजिए, 50 टैबलेट ऐड कर दीजिए या 100 कर दीजिए, जब तक ये पेशेंट डिस्पेंसरी में जाके मेडिसिन नहीं लेगा और उसको इश्यू नहीं होगी, क्वांटिटी कभी खत्म नहीं होगी, क्वांटिटी कभी कम नहीं होगी, एज इट इज शो करेगी जो थी पहले स्टॉक में। ये फंक्शनलिटी है सर। ओके 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 ठीक है, ओके, थैंक यू। तो द सर्टिफिकेट पेशेंट कम टू आफ्टर 30 डेज फ्रॉम। सर इसके लिए मैं बता चुका हूँ कि बैकडेट का नहीं होता, ऑन द टाइम आ रहा है नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने 28 दिन का किया है, 28 दिन से 29 टू डेज है तो बैक डेट का कभी नहीं होता। उसके लिए फिर आपको जो है ब्रांच ऑफिस को रिटर्न में मेल लिखना पड़ेगा, मैसेज लिखना पड़ेगा कि वी आर नॉट इन द सर्टिफिकेट इन द बैक डेट, हाउ टू एक्सटेंड द ड्यू फॉर्म फिल स्पेशल 30 डेज। 30 डेज की स्पेशल नहीं होती, 28 डेज का होता है। उसके लिए फिर एक्सटेंड के लिए क्या है कि वो तो डॉक्टर रिकमेंडेड करेगा जितनी डेज के लिए, उतने आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, एनीबडी, किसी को कोई क्वारी हो डॉक्टर मॉड्यूल में पूछ लीजिए प्लीज। कोई क्वारी हो डॉक्टर मॉड्यूल में, मेरा एंड से कंप्लीट हो चुका है। एनीबडी, किसी को कोई क्वारी हो? हेलो 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 हेलो। जी सर बताइए। सर मैं डॉक्टर कृष्णकांत साठे बात कर रहा हूँ। जी सर बताइए। एक्चुअली मतलब अगर स्टार्टिंग में अगर हम लोग अगर कोई सर्टिफिकेट आपकी ऑफलाइन voice इशू करते हैं तो फिर अगर सेकंड टाइम फिर अगर उसको ऑनलाइन इशू करना हो तो फिर मतलब सेकंड टाइम की कैसे करने में वहाँ पे फिर मैं पेमेंट अगर इशू कैसे करेंगे फिर उसका? आपको एक प्रोविजन बता देता हूँ। जब भी कोई आप सर्टिफिकेट अपलोड करो तो फर्स्ट सर्टिफिकेट मोस्ट प्रोबेबली आपकी 7 डेज का होता है। ठीक है, फॉर जी जी। एग्जांपल आपने 1 अक्टूबर से लेके हाँ हाँ 7 अक्टूबर तक आपने किया, बट कभी कभी ऐसा होता है, मोस्ट प्रोबेबली होता है क्या तो आप लोग जो है एज अ पेशेंट को कम्युनिकेट नहीं करते कि भाई 7 तारीख के बाद तारीख को आपको आना ही है, अदरवाइज वी आर नॉट प्रोसीड योर सेकंड सर्टिफिकेट। बट मोस्ट प्रोबेबली होता है कि आईपी को आपको इंटीमेट भी कर देते हो आईपी को, बट आईपी क्या करता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद कैब में जाता है। उसमें दिक्कत ये होती है जब भी आप सेकंड सर्टिफिकेट अपलोड करो, जिसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि आप जो बीच का 2 दिन या 3 दिन का गैप हुआ वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, यानी कि आप बैक डेट का नहीं क्रिएट पाए। उसके लिए फिर क्या है कि फिर आप ब्रांच ऑफिस से बात कीजिए, वो उसमें आपकी हेल्प करेंगे। ये जब भी आप सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहे हो, सर्टिफिकेट जनरेशन में जा रहे हो, ओके फॉर ओके। एग्जाम्पल अच्छा अच्छा। सर्टिफिकेट जनरेशन में जा रहा हो, तो यहाँ पे डेट ऑफ द एग्जामिनेशन को बैक डेट में डाल के देखिए एक बार। मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है कभी कभी कि बैक डेट का डल जाता है, बट कभी कभी नहीं होता, तो फिर उसके लिए फिर ITL से बात करनी पड़ेगी या ब्रांच ऑफिस। तो कोशिश कीजिए जब भी आप कोई भी किसी भी पेशेंट को आप कोई सर्टिफिकेट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 14 दिन का छुट्टी दे दी उसको, फर्स्ट सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट, अब नेक्स्ट टाइम के लिए उसे बुलाया आपने डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं डेट ऑफ द विजिट डेट। ठीक है, यानी कि 15 तारीख को आज बुलाया था आपने और आज नहीं आया। कोशिश कीजिए कि पेशेंट को इंटीमेट करे पहले ही सर्टिफिकेट जनरेट करने पे कि भाई आपको 15 तारीख में आपको विजिट करनी है, अदरवाइज वी आर नॉट प्रोसीड द नेक्स्ट लीव। क्योंकि कर रहे हो तो एप्लीकेशन हमारे क्या कंटिन्यूसली पे काम करती है भाई। फर्स्ट सर्टिफिकेट एंड हुआ, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट टिल नाउ, जब तक स्पेशल लिमिटेड को अगर 20 में या 2 दिन में क्या बना, तो वो रोल वो बैक डेट का नहीं बनता। कोशिश करें अगर बोलिए।
सर एक्चुअली और एक क्वेरी है हमारी कि अगर फर्स्ट सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे अगर अपन उनको ऑफलाइन इशू करते हैं और सेकंड अगर ऑनलाइन देते हैं, तो फिर सेकंड ऑनलाइन में फर्स्ट जो सर्टिफिकेट रहता है तो फिर उसका मतलब वो नहीं डेट दिखाता कि वो जो अपन ने दिया था ऑफलाइन वो नहीं डेट दिखाएगा, वो दिखाएगा कि जो अपन उसको ऑफलाइन इशू कर रहे हैं सेकंड टाइम ऑनलाइन में, तो वो वाली डेट दिखाता है वहाँ पे। नहीं शो कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने ऑफलाइन किया, मैनुअली तो अटैच कहाँ हुआ है ऑनलाइन। ओके, हाँ हाँ। तो उसके लिए ही कि आप हाँ। ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन ही करें तो बेहतर है। तो सर लेकिन जो स्टार्टिंग में जो इशू किए थे जो सर्टिफिकेट, जब मतलब स्टार्टिंग में जब यहाँ पे ऑनलाइन धन्वंतरी जब नया आया था पोर्टल, तब फिर मतलब ऐसे कुछ सर्टिफिकेट थे वो मतलब उस टाइम पे कि स्टार्टिंग में हमने मतलब उनको मतलब आपने इस पे ऑफलाइन दिया था, बाद में उनको ऑनलाइन में कन्वर्ट किया था, फिर उन सर्टिफिकेट का मतलब क्या क्या करना है, मतलब तो फिर उसका मतलब प्रोसीजर क्या करनी है उनकी? कोशिश के लिए बताता हूँ, उसके लिए फिर ब्रांच ऑफिस बात कर लीजिए, जब वो क्लेम बनाएंगे तो वो अपने एंड से क्रिएट कर देंगे। सर लेकिन वो ब्रांच ऑफिस ने फिर उस पे मतलब अपने डाल के ऑब्जेक्शन डाल के उनको सर्टिफिकेट्स को उन्होंने मतलब अपना रिटर्न कर दिया उन्होंने वो सर्टिफिकेट्स। रिटर्न कर दे मतलब क्या लिखा है उसमें, थोड़ा बताइए मुझे। वो बोल रहे कि मतलब वहाँ पे एडिट नहीं हो रहा बोल के, उनके फर्स्ट जो डेट है, क्योंकि वो अपन ने ऑफलाइन किया था पहले, उसके बाद में अपन ने ऑनलाइन किया, तो फिर वो वाली डेट वहाँ पे नहीं आ रही बोले, तो मतलब तो हमारे मतलब तो सर्टिफिकेट एडिट नहीं पेमेंट हो, वो नहीं कर सकते। वो सर्टिफिकेट वहाँ सर्टिफिकेट की पे आईडी। नहीं हो गया सर वो। फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट आपका जो कोई पुराने सर्टिफिकेट है ऑफलाइन बने होते हैं, आप क्लेम कर रहे हैं पार्टी, उसको रिटर्न में लिख के दीजिए कि ये सर्टिफिकेट ऑफलाइन बने हुए, आप अपने एंड से इंश्योरेंस में ऑनलाइन बनाइए, देन प्रोसीड तक क्लियर तब हो जाएगा। बट कोई अगर एच एप्लीकेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है तो इंश्योरेंस में सिर्फ वो शो करता है, वो शो करता है, उसमें हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हो, सिर्फ शो करता है जब क्लेम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट बना दिया बाय डिफॉल्ट या कुछ दिन का गैप लेकर आया पेशेंट, उसके लिए फिर ब्रांच ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए, दे हेल्प टू यू और अपलोड करेगा अपने end से। ठीक है, हाँ जी सर, जी सर। सर एक और एक क्वेरी थी, वो फाइनल सर्टिफिकेट तो फिर उसको अपन ऐसे कैंसिल कर सकते हैं अगर मतलब वो अगर नहीं हो रहा प्रोसीजर, तो फिर उसको कैंसिल कर सकते हैं क्या सर्टिफिकेट को? रिमार्क्स में एंटर करके कर देना। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू, ओके। Next, some patient come to after temporary how to recover the depression. Okay, ये आपका एडमिशन डिपार्टमेंट एडिशन है, उससे कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके, और कोई क्वेरी किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए एनीबॉडी। मेरे एंड से डॉक्टर मॉड्यूल का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, कुछ पार्टिसिपेंट बाद में ज्वाइन हो तो प्लीज शेयर द अटेंडेंस ऑन माय नंबर, वी हैव डन द टुडे ट्रेनिंग, इफ यू हैव क्वेरी प्लीज आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। थैंक यू।